हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच। और आज का ये सेकंड पेपर, आपको सेकंड पेपर मिल रहा है। मैंने आपसे वायदा किया था कि रोजाना आज से 2 पेपर चलेंगे। एक पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और दूसरा ये पेपर आज अभी आपको 8 बजे ये मिल रहा है। बहुत बेहतरीन पेपर है। इसकी पीडीएफ कॉपी प्लीज शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम में। 2 घंटे पहले मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर करवा चुका हूँ। ऑलरेडी रोजाना आपको पीडीएफ पेपरों की पहले शेयर कर दी जाएंगी 2 और 3 घंटे पहले। उसके बाद पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आप ये स्कोर कर सकते हो कि सर मेरा स्कोर कितना आ रहा है, कितना मैंने एक्चुअली अचीव किया है नेगेटिव मार्किंग को हटा करके। सो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलता हूं। सेकंड मॉक टेस्ट है इंग्लिश का, बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर पर, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित। और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी। रोजाना 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। लाइव क्लास नहीं होंगी, रिकॉर्डिंग क्लास होंगी सारी। और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनी होगी। किसी के भी पेपर छूट गए हैं, यार पहला पेपर छूट गया तो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए आपको किसी पेपर की तो टेलीग्राम से मिल जाएगी। यार वो भी नहीं मिल रही है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7455912150। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। कोशिश करिए प्लीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्यारे बच्चे। सो फाइनली बिना देरी किए, सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर सेकंड पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन पेपर, मॉक टेस्ट 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा। पहला पेपर करा चुका हूं और ये पैसेज आपके सामने। इस पैसेज को मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को पैसेज आता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बता देता हूं। मैं यहां केवल इनसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और तुम्हें खुद पढ़ करके आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, जो सर ने एक्सप्लेन किया क्या वो बिल्कुल सही था। इस पैसेज का राइटर एक फोटोग्राफर है। एक ऐसा फोटोग्राफर जो केवल फोटो लेने में बिलीव नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है कि प्रॉपर फीलिंग्स आए। फोटो ऐसा हो जो कुछ कहता हो, और वो ये बिलीव करता है कि फोटो वो नहीं होता जिसमें कुछ आ जाता है आपका, जिसमें आपकी इमेज कैप्चर हो जाती है। फोटो वो होता है जिसमें वो चीजें ना आए जो एक्चुअली में आपको चाहिए और वो छूट जाते हैं। फोटो ऐसा होना चाहिए, फोटोग्राफर ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से फोटोग्राफी हेल्प्स मी स्लो डाउन। मेरे हिसाब से फोटोग्राफी का लेवल अलग है। यू सी देयर इज वन थ्योरी इन फोटो ऑफ द डिसीजिव मोमेंट। लेखक के फोटोग्राफी के बारे में अलग विचार हैं। कुछ लोग केवल फोटो खींचना चाहते हैं कि हाँ मैंने पिक्चर को कैप्चर कर लिया, इमेज कैप्चर कर ली और ये सब कुछ आ गया, दृश्य आ गया। लेखक कह रहा है मुझे वो चाहिए, ऐसा फोटो चाहिए जिसमें वो आ जाए जो छूट गया है कुछ थोड़ा बहुत। इसका मतलब मैं इसके क्वेश्चन तो करा रहा हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस पैसेज को पढ़ेंगे। प्लीज इस पैसेज को पढ़ना है और मैं क्वेश्चनों से इस पैसेज को सॉल्व करा रहा हूं। ध्यान से एक बार देखिए। हम आगे बढ़ते हैं और इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ऑलरेडी मैं आपको यह बता चुका हूं कि भाई इस जो पूरे पैसेज का ऑथर है, ऑलरेडी आपको पता है कौन है। बताइए, द ऑथर ऑफ द पैसेज सीम्स टू बी, कौन है इस पैसेज का ऑथर? कौन है? क्या फोटोग्राफी की बुराई करने वाला है? नहीं। क्या वो एक फोटोग्राफर है? बिल्कुल सही है, 100%। जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 100% वो एक फोटोग्राफर। और वो बता रहा है कि किस टाइप का फोटोग्राफ है। वो हाउस वाइफ नहीं है और जो फिल्म क्रिटिक भी नहीं है, वो फिल्म आलोचक नहीं है, वो एक फोटोग्राफर है। पहले का सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्वेश्चन हो गया भाई, देख लीजिए सर। पहले का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका पैसेज का सेकंड क्वेश्चन, फटाफट बताओ। इन ऑथर्स ओपिनियन, लेखक के विचारों में एक फोटोग्राफर कौन होता है? लेखक के हिसाब से बताओ एक फोटोग्राफर कौन है? जो सब कुछ कवर कर ले? नहीं, मैंने पहले बता दिया, जो ब्लैक एंड व्हाइट कवर कर ले? नहीं। विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी ऑफ द थिंग्स लेफ्ट आउट, बिल्कुल सही। जिसके अंदर क्रिएट क्यूरियोसिटी हो उन चीजों को, ऑफ द थिंग्स, क्यूरियोसिटी ऑफ द थिंग्स लेफ्ट आउट, जो छूट गई हैं उनको पाने की। वो चीजें जो छूट गई हैं उनको क्यूरियोसिटी हो जानने की, उसे असली फोटोग्राफर कहा जाता है। एक थोड़ा छोटा हो गया, उसे असली फोटोग्राफर कहा जाता है, सॉरी, उसे असली फोटोग्राफर कहा जाएगा। एक बार थोड़ा बड़ा करिए सर। ओके। इन ऑथर्स ओपिनियन अ फोटोग्राफर कौन है? अ फोटोग्राफर इज दैट विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी ऑफ द थिंग्स लेफ्ट आउट। वॉइस आ रही कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया?
तीसरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पैसेज का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। वॉट मेक्स इट ओन मीनिंग। लेखक कह रहा है एक्चुअली मेरे खुद का क्या अर्थ है मेरे फोटोग्राफी के बारे में। वॉट मेक्स इट ओन मीनिंग, ऐसी कौन सी चीज जैसे जो ओन मीनिंग खुद में पता चलती है कि फोटो लेना किसे कहते हैं। तो लेखक का यहां विचार है विच इज लेफ्ट आउट इन अ फोटो। जो चीज फोटो में छूट जाए, जो फोटो लेते समय ना आए, एक्चुअली वही फाइंड आउट करनी है। और वही तो एक फोटोग्राफर के विचार है। लेखक कह रहा है दैट विच इज डिडक्टिव, जो कमी कर दे नहीं। अ फोटोग्राफ विच इज टेकन इन अ शॉर्ट स्पैम, कहीं बात नहीं कही गई। अबाउट विच पीपल आर यूज्ड टू, मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है लेखक व्हाट मेक्स इट ओन मीनिंग, ऐसी कौन सी चीज है फोटो के बारे में जो एक्चुअली में उसका रियल मीनिंग बताए। तो ये वो चीजें हैं, फोटो की असली चीज क्या है, विच इज लेफ्ट आउट इन अ फोटो, जो फोटो में नहीं दिखती वही तो मैं कैप्चर करना है। और आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा चौथा क्वेश्चन पैसेज का स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन, वाई इज ऑथर नॉट इंटरेस्टेड। लेखक क्यों फोटोग्राफ में इंटरेस्ट नहीं है। दैट से समथिंग, जो कुछ कहते हैं। लेखक कह रहा है मुझे वो फोटो बिल्कुल पसंद नहीं है जिनमें कुछ दिखता हो, मुझे तो वो पसंद है जो छूट गया है। मतलब बिकॉज इट इज ऑफ यूज ऑफ अ फोटो जर्नलिस्ट, क्योंकि फोटो जर्नलिस्ट का यूज होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज ऑफ हिज प्रोफेशन, बिल्कुल सही है। लेखक कह रहा है ये मेरे प्रोफेशन का है ही नहीं। लेखक कह रहा है मुझे ऐसे फोटोग्राफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दैट से जो कुछ दिखते हैं जिसमें, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन ऐसा है नहीं। वो तो ऐसा प्रोफेशन करना चाहता है, ऐसे फोटो शूट करना चाहता है जिनमें जो दिखता है वो नहीं, बल्कि जो छूट गया है उसको पाना चाहता है। इसलिए तीसरा भी नहीं और चौथा भी नहीं, सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड पढ़ के जरूर आना, बहुत अच्छा पैसेज है। मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, जिससे आपको पढ़ के मजा आएगा कि हाँ बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन सर ने दी है। और पांचवा क्वेश्चन पैसेज का फटाफट से देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड। पैसेज में एक वर्ड आया था प्यारे बच्चे, पैसेज में एक वर्ड आया था इवोक। पैसेज में एक वर्ड आया था इवोक, उसका अर्थ क्या होता है। अरे इवोक बहुत सिंपल चीज है भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। वोकेबलरी तुम्हारी देखूं, कुछ रहेंगे प्रवोक है, कुछ इसको प्रवोक समझ जाएंगे भाई, मुझे पता है। बहुत दुख की बात है। अरे बेवकूफो, इवोक का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, जब तुम किसी को पुकारते हो, किसी को पुकारते हो। हेलिंग वर्ड सुना है, पिछले पेपर में कराया था। पिछले पेपर में इसलिए कहता हूं लिख लिया करो, हेल। हेल किसी को पुकारना, किसी की जय जयकार करना, किसी की जय जयकार करना, किसी को जय जयकार करना, किसी को याद करना भाई। इवोक का मतलब है रिवॉल्यूशन, क्रांति लाना नहीं। दैट में एक वर्ड जो और बुरा हो जाए, नहीं। टू हैपन एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी का परिणाम नहीं। टू ब्रिंग अ फीलिंग, बिल्कुल बिल्कुल 100%, टू ब्रिंग अ फीलिंग। ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू ब्रिंग अ फीलिंग, टू ब्रिंग अ फीलिंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू ब्रिंग अ फीलिंग, भाई इसको क्या बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इवोक। इवोक पैसेज में एक वर्ड आ जाए, उसका मतलब है हेल करना, हेलिंग। मतलब किसी को जानना, जानना नहीं। हेल का मतलब किसी को पुकारना, किसी के जय जयकार करना, किसी को याद करना, मेमोराइज भी कह सकते हो। टू ब्रिंग अ फीलिंग का मतलब भी वही होता है, किसी के बारे में विचार करना, सोचना, बुलाना, सोचना, पुकारना उसे। पांचवा क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ होगा। पैसेज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैसेज के क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट। छठवां क्वेश्चन, स्पॉटिंग द एरर बतानी है। एक सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर है। नाइदर हिज सन नॉर द पेरेंट्स इज टू ब्लेम। फटाफट से बताओ। ये मैं एक्चुअली मैं सच बताऊं आपको विश्वास कर पाए, ये वो पेपर है जो 2019 में एयरफोर्स में आया था। 2019 में एयरफोर्स में आया था ये वो पेपर, एक्चुअली में पूरा पेपर। नाइदर हिज सन, ना तो उसका बेटा, नॉर द पेरेंट्स, एक सब्जेक्ट है द पेरेंट्स जो कि प्लूरल है। एक सब्जेक्ट है द पेरेंट्स जो कि प्लूरल है, और एक सब्जेक्ट है हिज सन जो कि सिंगुलर है। बहुत सिंपल है, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों तो आने वाली वर्ब, आने वाली हेल्पिंग वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब के जो पास में आता है उसके हिसाब से आती है। तो पेरेंट्स के हिसाब से यहां पर इज आएगा कि आर आएगा। बताओ बेटा बताओ, दूसरे पार्ट में कि तीसरे पार्ट में गलती है। तीसरे पार्ट में गलती है बेटा। इस पार्ट में इज टू ब्लेम ना होगा, बल्कि आर टू ब्लेम होगा। इज टू ब्लेम होगा कि आर टू ब्लेम, ठीक है ना।
अंकल जी से बोल दीजिए आधा घंटे क्लास है। इज टू ब्लेम होगा कि आर टू ब्लेम होगा, याद रखिएगा। नाइदर हिज सन नॉर द पेरेंट्स आर टू ब्लेम। when two subjects are connected by neither nor, always the verb used will be according to the nearest subject of the verb. I hope आपने बात पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं भैया, 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 7वां, ये मत कहना सर जल्दी से क्यों कराते हो, भाई मैं नहीं चाहता फालतू की कोई बातें हो बीच में, आपको बोरियत हो, वीडियो लंबा खिंच जाए। बिनाइन का सिनोनिम्स बताओ भाई, बिनाइन का सिनोनिम्स अपलोड करो फटाफट। बिनाइन का सिनोनिम्स बताओ भाई, बिनाइन जल्दी बताओ, बिनाइन किसे कहते हैं? नहीं पता है तो लिख लो, नहीं पता है तो लिख लो। बिनाइन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दयालु। बिनाइन का मतलब होता है प्यारे बच्चे दयालु, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड। ये स्क्रीन कैसे हो रही है? काइंड हार्टेड, मॉडेस्ट, दयालु। बिनाइन एक एडजेक्टिव है, ये जरूर लिख लिया करो। बिनाइन एक एडजेक्टिव है, ठीक है? बिनाइन एक एडजेक्टिव है, बहुत दयालु। सुधीर सर इज अ बिनाइन पर्सनैलिटी। सो कंटेंसियस किसे कहते हैं? ये भी एक एडजेक्टिव है, स्ट्रेंज भी एक एडजेक्टिव है, एमिएबल भी एक एडजेक्टिव है, ऑड भी एक एडजेक्टिव है। ऑड माने होता है, आप जानते हो, विषम। कोई चीज जब आपके विपरीत हो, ठीक है ना, कोई चीज आपके विपरीत हो, आपके अनुकूल ना हो, अनफेवरेबल हो, उसको विषम ऑड हो नहीं सकता। क्योंकि बिनाइन माने दयालु होता है, दयालु का होगा निर्दयी। निर्दयी किसे, हाँ सॉरी, सिनोनिम्स है, तो बिनाइन का दयालु का सिनोनिम्स होगा एमिएबल। एमिएबल भी किसे कहते हैं? लिख लो, मिलनसार। मिलनसार, जो कॉर्डियल है, कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल, दयालु। दयालु है जो, उसको ही कहा जाता है क्या? जो दयालु है उसको क्या कहा जाता है? जो दयालु है उसको क्या कहा जाता है? एमिएबल। तो बिनाइन का पर्यायवाची क्या हो गया? बिनाइन का पर्यायवाची हो गया एमिएबल, एक एडजेक्टिव है, मिलनसार, दयालु। जो दयालु हो उसको भी एमिएबल कहा जाता है, काइंड हार्टेड, अम्बल, ठीक है ना, मॉडेस्ट। ये सारे वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? बेनेवोलेंट, एमिएबल के लिए। स्ट्रेंज, अजनबी, ये हो नहीं सकता। कंटेंसियस किसे कहते हैं? झगड़ालू। कंटेंसियस, झगड़ालू, लिख लो। कंटेंसियस का मतलब हो गया झगड़ालू। इसका एक और मीनिंग लिख लो, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल, जो चीज लड़ाई झगड़े से संबंधित है उसे कंटेंसियस कहते हैं, विवादास्पद। शुद्ध हिंदी में कहते हैं विवादास्पद। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज कंटेंसियस कहलाएगी, कन्फ्लिक्ट। और ऑड माने विषम परिस्थितियां, अपोजिट, विपरीत। और एमिएबल का मतलब हो गया मिलनसार। तो बिनाइन का सिनोनिम्स क्या होगा, फटाफट बताओ। बिनाइन का सिनोनिम्स हो गया एमिएबल। बिनाइन का सिनोनिम्स क्या हो गया? एमिएबल। चलिए भाई, एनसीयू का एंटोनिम्स बताओ, एनसीयू का अपोजिट। मुझे पता है वोकेबलरी आपकी गलत जा रही होगी। एनसीयू का जल्दी से बताओ फटाफट से, अपोजिट मैं देखना चाहता हूं। एनसीयू का अपोजिट, एनसीयू एक वर्ब है भाई, एनसीयू एक वर्ब है, ध्यान रखना, इस बात को जरूर लिख लिया करो भाई प्लीज, ये बहुत जरूरी है। एनसीयू एक वर्ब है, एनसीयू एक वर्ब है। जब कोई चीज किसी के बाद में होती है, टू हैपन आफ्टर, टू हैपन आफ्टर समथिंग, AFTER, आफ्टर समथिंग। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? कोई काम तुम कर रहे हो और किसी के बाद कोई काम किया है, उसे एनसीयू कहते हैं। मतलब किसी के बाद में होना, उसे एनसीयू कहा जाएगा, किसी के बाद में होना। और इसका उल्टा पूछा गया, कैप्चर माने पकड़ना, ये होगा नहीं। डाउट माने संदेह करना, ये होगा नहीं। इग्नोर माने किसी को इग्नोर कर देना, मतलब किसी पर ध्यान न देना, होगा नहीं। प्रोसीड माने ठीक पहले होना, यही आंसर है, ठीक पहले होना। किसी के पहले तुम कोई काम करते हो, ठीक है ना, ठीक है, मैंने अपने बर्थडे मनाने से पहले कुछ और किया, प्रोसीडेड, ठीक है ना। समझना मैं क्या कह रहा हूं भाई। वर्ब कहां आती है? वर्ब से ठीक पहले आता है सब्जेक्ट, ये हो गया कौन? प्रोसीड फॉर्म। वर्ब के ठीक में बात आता है ऑब्जेक्ट, ये हो गया एनसीयू फॉर्म। प्रोसीडेड फॉर्म एंड एनस्यूड फॉर्म, किसी के पहले होना प्रोसीडेड, किसी के बाद में होना एनस्यूड। तो भैया एनस्यूड का अपोजिट पूछा गया है, तो प्रोसीडेड इज द राइट आंसर। इग्नोर माने किसी को टाल देना, लिख लेना, इग्नोर आसान वर्ड है, वर्ब है। डाउट माने संदेह होना, ये भी वर्ब है। कैप्चर माने ये भी वर्ब है, कैप्चर कर लेना, चीजों को मेमोराइज कर लेना, रख लेना। कितना सर? कैप्चर द मोमेंट,
मुझे वो समय को मैंने बांध लिया, बंद कर लिया, मतलब यादगार बना दिया है। सो कैप्चर का मतलब है पकड़ना, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 9वां क्वेश्चन, वन वर्ड फुट सोल्जर्स। अरे बहुत सिंपल है भाई। जो पैदल सेना है भारत की उसे क्या कहते हैं? कारगिल में कौन से ऐसे सैनिक थे जो सबसे ज्यादा लड़े? ना हमारे पास घोड़े थे ना हाथी थे, तो कैसी सेना चली? पैदल लड़ रहे थे हम लोग। तो पैदल सेना को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री। पैदल सेना। अरे आर्सेनल किसे कहते हैं? अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर जहां पे क्या बनते हैं? बताइए। आर्म्ड, ARMD, आर्म्स आर मैन्युफैक्चर्ड, आर केप्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड। आर्म्स हथियार जहां पे रखे जाते हैं और बनते हैं उसे आर्सेनल कहते हैं, शस्त्रागार। उसे आर्सेनल कहते हैं। कैवेलरी किसे कहते हैं? कैवेलरी घुड़सेना को कहते हैं। घोड़े पर चलने वाली सेना को कैवेलरी कहते हैं। पैदल चलने वाली सेना पूछा गया है उसको इन्फेंट्री कहते हैं। रिक्रूट किसे कहते हैं? जो प्रशिक्षु हैं, जो नए नए सैनिक अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, रिक्रूट हुए हैं, उनको भाई रिक्रूट कहते हैं, ठीक है ना। और इसलिए आर्सेनल किसे कहते हैं? शस्त्रागार। जहां अस्त्र शस्त्र बनाए और रखे जाते हैं, ऐसी जगह को, ऐसे घर को आर्सेनल कहा जाता है। तो फुट सोल्जर्स का मतलब क्या हुआ भाई? पैदल चलने वाले सेना को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इन्फेंट्री, पैदल सेना। 9 का सही आंसर क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। 9 का सही आंसर। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। टू प्ले द डेविल विद, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू प्ले द डेविल विद, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जल्दी बताइए। टू प्ले द डेविल विद, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू प्ले द डेविल विद, बहुत सिंपल है। तुम खेल रहे हो डेविल के साथ। टू प्ले द डेविल विद, सिंपल मान लो। डेविल कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति है, मतलब गंदी सहबत तुम्हारी वो है, एक कंपनी है। तुम ऐसे लोगों के साथ खेल रहे हो जिनकी प्रवृत्ति डेविल है। डेविल मतलब राक्षसी टाइप के हैं वो, मतलब उड़दंग करने वाले लोग हैं। उनके साथ या तुम्हारी बदमाशों के साथ संगति है, खेलोगे तो सच बताओ इससे क्या होगा? मजा आएगा कि नुकसान होने वाला है? इससे नुकसान होने वाला है, बहुत तगड़ा नुकसान होना। टू प्ले द डेविल विद, टू प्ले द डेविल विद, बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही तगड़ा नुकसान होने वाला है। टू प्ले द डेविल विद का मीनिंग है ये। समझ गए या नहीं समझे? टू प्ले द डेविल विद मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है सर, ठीक है। सो रिजेक्ट माने होता है किसी को अस्वीकार कर देना, किसी की बात को अप्रूव न करना। एनलार्ज माने बड़ा करना, एनलार्ज लिख लेना, बड़ा करना। अम्यूज माने मजे आना, आनंदित होना, अम्यूजमेंट, ये नहीं होगा। हार माने किसी को नुकसान पहुंचाना। ये एक ईडियम्स फ्रेजेस है, ये क्वेश्चन आना ही है। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, लोकोक्ति एंड मुहावरे आपने सुना होगा, पढ़ना पड़ेगा 200 से 250। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है भाई, मिसस्पेल्ड। 4 शब्द दिए गए हैं, किसी एक शब्द की स्पेलिंग क्या है? किसी एक शब्द की स्पेलिंग क्या है? बताओ भाई जल्दी। गलत है। तो वो कौन सा शब्द है भाई, ये बता दो फटाफट से। किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, वो शब्द बता दो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी होना। तुमने कुछ गलत किया है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। चलो इसे मैं हटा देता हूँ, इतना टाइम नहीं है समझाने का भी। हम इसे, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो। कंट्राइट किसे कहते हैं पहले तो लिख लो। कंट्राइट एक एडजेक्टिव है, कंट्राइट एक एडजेक्टिव है। तुमने कुछ गलत किया है और उसके लिए तुम क्या हो? आसम्ड ऑफ हो, ASHAMED, आसम्ड ऑफ। तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी आ रही है, लज्जा आ रही है, तुम्हें शर्म आ रही है, उसे कहते हैं कंट्राइट। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट, शर्मिंदा होना, उसे बोलते हैं आसम्ड ऑफ। ये मिसस्पेल्ड नहीं है, इसकी स्पेलिंग सही है। ट्रबलसम भी एक एडजेक्टिव है। ट्रबलसम माने होता है जब तुम परेशान होते हो, परेशान होते हो उसे ट्रबल सम कहते हैं। ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। आवाज आ रही है? ट्रबल सम, ट्रबल का एडजेक्टिव है, लिख लेना ट्रबल सम। दुनिया के इंग्लिश में किसी शब्द के पीछे SOM आएगा, वो एडजेक्टिव होगा 99%। कुछ अपवाद भी हैं। ट्रबल सम, ठीक है। स्विंडल, स्विंडल की सही स्पेलिंग होती है SWINDLE।
स्विंडल तो पता होगा शायद आपको, बताइए भाई। यही गलत है क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। स्विंडल माने क्या होता है, जल्दी बताओ। एक वर्ब है, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना। स्विंडल एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है किसी के साथ फ्रॉड करना, फ्रॉड्यूलेंट करना, किसी को धोखा देना, चीट करना। स्विंडल की स्पेलिंग यही आंसर होगा क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा है, इसकी स्पेलिंग गलत है। और स्विंडल की सही स्पेलिंग होती है SWINDLE। SWINDLE। स्विंडल एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है किसी के साथ धोखाधड़ी करना। और मडल का मतलब है चीजों को तितर वितर कर देना, डिसऑर्डर करना। इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। एक ऐसा शब्द ढूंढना था जिसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। स्विंडल इज द राइट आंसर। मडल माने चीजों को तितर वितर कर देना, डिसऑर्डर कर देना, डिसऑर्गेनाइज्ड कर देना, स्कैटर्ड थिंग्स। मडल कर दिया, पूरा गपड़ जपड़ कर दिया, कहते हैं ना, पूरा मतलब घोप चौप कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कौन किस में कहाँ रखा गया है, उसे मडल कहते हैं, डिसऑर्डर करना। सो कॉन्ट्राइट एक एडजेक्टिव है, ट्रबलसम एक एडजेक्टिव है, मडल याद रखना एक वर्ब है, और स्विंडल भी एक वर्ब है, और स्विंडल की स्पेलिंग गलत है, इसलिए यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। 12वां क्वेश्चन PQRS एक नंबर का आपको देखने को मिलेगा 100%। इन द क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, PQR&S एंड जम्बल्ड। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 फ्रेज दिए गए क्लॉजेस टाइप के, उनको प्रॉपर मिलाना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंसेस बनाना है, कितना आसान है। शुरुआत कहां से होगी, इनटू वन ऑफ द क्रिएटिंग। शुरुआत डायरेक्टली यहां से होगी नहीं, पी से शुरुआत हो नहीं सकती क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा। सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सिरी सेना है एक सिरसेना, सिरसेना गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, एक सिरसेना गवर्नमेंट है, उसने क्या प्लान किया है, यहां से शुरुआत हो सकती है। क्यू से, क्यू से कितने ऑप्शन है, अभी तो एक ही दिख रहा है। सिरी सेना जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उसने एक प्लान किया है, क्या प्लान किया है, फाइनेंशियल बिजनेस हब का नहीं। यहाँ भाई प्लान के बाद बर्व आएगी, ये बर्व आ रही है, देखो प्लान्ड है, तो यहाँ पक्का कोई ना कोई फिर इन्फिनेटिव आना है, टू प्लस के बर्व की फर्स्ट फॉर्म। किसका प्लान किया, इनटू का, कि टू अपग्रेड द प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट को अपग्रेड का प्लान किया है। क्यू के बाद में एस का आना जरूरी है, पहले क्यू हो गया, क्यू के बाद एस हो गया। सिरी सेना गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने का। कौन सा प्रोजेक्ट, इनटू क्या प्रोजेक्ट को, इनटू वन ऑफ द क्रिएटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस हब बनाने का, उस प्रोजेक्ट को क्या बनाने का, इनटू वन ऑफ द QS, उसके बाद P, और उसके बाद क्या बनाने का उसको, फाइनेंशियल एंड बिजनेस हब। पहला इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, नेवर की एडवर्ब पूछी गई है, जल्दी बताओ भाई, नेवर की एडवर्ब। मैं आपको बता दूं, नेवर एक नाउन है, समझ लेना प्लीज ध्यान से। नेवर एक नाउन है, जरूर लिख लो प्लीज, 2-3 चीजें, NEIGHBOUR, नेवर एक नाउन है, पड़ोसी। नेवर का एडजेक्टिव लिखो, NEIGHBOURING, नेवरिंग, नेवरिंग इसका एडजेक्टिव है। और इसकी एडवर्ब लिखो, NEIGHBOURLY, लिखो, ये एक इसकी एडवर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये मिलेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तुम सोचोगे नेवर का एडजेक्टिव नेवरस है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नेवर का याद रखना, एडवर्ब क्या होता है, नेवरली होता है। नेवर का एडवर्ब नेवरर नहीं होता, नेवर नहीं होता, नेवरस नहीं होता। नेवर एक नाउन है, लिख लो, नेवरिंग एक एडजेक्टिव और नेवरली एक एडवर्ब है। जब नाउन में एलवाई जुड़े तो एडजेक्टिव होता है वैसे, लेकिन ये एक एडवर्ब है, याद रखना। नेवरली एक एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं भाई, जो नहीं समझ में आए पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, पास्ट फॉर्म ऑफ चूज का पास्ट फॉर्म, बहुत अच्छी बात। किसी वर्ब का पास्ट, किसी वर्ब का पास्ट फॉर्म पूछा जाए, और या एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा आपको डायरेक्ट, या पास्ट टेंस पूछा जाए, तो उसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्लीज लिख लो, कोई नहीं बताने वाला ये। और यदि कभी आपसे पूछा जाए किसी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल प्लीज लिख लेना, उसे बोलते हैं, एक क्वेश्चन मिलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कभी आपसे पूछा जाए किसी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब है वो पूछ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फटाफट स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, मुझे नहीं पता।
पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस पूछा जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल पूछा जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म पूछा जाए वर्ब की। अब ये चूज क्या है? ये चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, CHOOSE। चूज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है CHOSE, चोज। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? चूजन, CHOSEN। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है चूज, सेकंड फॉर्म होती है चोज, और थर्ड फॉर्म होती है चूजन। सो पास्ट टेंस पूछा गया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म लिख लो भैया, चोज इज द राइट आंसर। प्लीज ये लिख लेना, कोई बताने वाला नहीं। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 15वां। ये मत कहना स्पीड इतना क्यों पढ़ा रहे हो, मैं सारा सबको समझा ही रहा हूं, लेकिन चीजों को प्लीज आप आ जाओ। बेटा पानी वानी पिलवा दो भाई अपने। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ही सेड वॉट अ फॉल। बहुत ही सिंपल चीजें हैं भाई। चेंज द नरेशन, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 100% आना है, बहुत सिंपल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। वॉटरफॉल मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, सोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट सोरो। देन रिपोर्टिंग वर्ब विल बी कंडक्टेड इनटू एक्सक्लेम्ड विद सोरो। पहले से ही पता चल रहा है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज नहीं है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी नहीं है, कुछ नुकसान हुआ है। वॉटरफॉल मतलब कितना बड़ा लॉस हुआ है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इट वाज अ बिग फॉल। प्रेजेंट इंडेफिनिट वुड चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट में, और इट वाज अ बिग फॉल। फर्स्ट इज द राइट आंसर 100%। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पीडीएफ कॉपी टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी में अवेलेबल हो जाएगी, सो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट डाउन करना, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, मजबूरी है। मेड, इंग्लिश में आपको पता होगा 3 से 4 वर्ब, मेक हो गया, ठीक है ना, गेट हो गया, हैव हो गया, और भी वर्ब हैं जो कि कैसी वर्ब हैं? कॉजेटिव वर्ब हैं। कॉजेटिव वर्ब ये हमें पूरा डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा, पूरा टॉपिक है, बस इतना समझ लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में जब ये यूज होती है, इसका पैसिव पूछा गया, प्लीज ध्यान से सुनो, इसका पैसिव बनाना है। जब ये एक्टिव में यूज होती हैं तो इनके साथ में बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। मतलब यहां भी वर्ब, यहां भी वर्ब, टू नहीं आएगा क्योंकि एक्टिव में है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये वर्ब अपने साथ में कौन सा इंफिनिटिव लेंगी? इन्फिनेटिव विद टू लेंगी भाई। इन्फिनेटिव किसके साथ? विद टू, विद टू, प्रिपोजिशन टू। लेकिन होता नहीं है ये प्रिपोजिशन, ये इन्फिनेटिव है जो नाउन के साथ साथ वर्ब का काम करता है। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही है। और यदि मैं कहता हूं इट इज गुड, इट इज गुड टू प्ले, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहां ये वर्ब है, यहां ये नाउन है, सो इन्फिनेटिव नाउन के साथ साथ वर्ब का भी काम करता है। तो जब इसका पैसिव बनाते हैं कॉजेटिव वर्ब का, बहुत सिंपल है, यहां वर्ब बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू। लेकिन जब पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो हिम ऑब्जेक्ट है जो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बाज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां बेयर इंफिनिटिव मतलब टू का यूज किया जाएगा पैसिव में। ये गलत, ये गलत, ये गलत, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए बीइंग नहीं आएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। जब कभी कॉजेटिव वर्ब एक्टिव में यूज होगी तो इट वुड बी यूज विदाउट टू, आई मीन बेयर इंफिनिटिव के साथ होगी, और जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो टू के साथ लगाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। 16वां क्वेश्चन मिल गया, 17वां स्क्रीन पर आपके सामने है। बेटा पानी पिलवा दो प्लीज, मुझे भी दे दो। 17वां क्वेश्चन, मेरी बोतल होगी देखना, उसमें से दे देना, भाई को भी दिलवा देना। 17वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। बहुत सिंपल है यार, आपने कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ा हुआ है। विल यू, बस 3 क्वेश्चन रह गए केवल। विल यू वेट हियर, क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? आई कम बैक। यदि आपने कंडीशनल पढ़ा हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस जो नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करें और दोनों एक्स इंसिडेंट फ्यूचर में रिप्रेजेंट होंगे, तो पहला जो काम होगा, कंडीशनल जो फ्रेज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, और जो नियर फ्यूचर का सेकंड जो एक्शन होगा वो
फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में होगा। बस यहां पर कुछ नहीं लगाना है, एक कंजंक्शन का यूज करना है। तो ध्यान से सुन लो, शायद आपने पढ़े हो अनटिल और अनलेस। प्यारे बच्चे, मैंने कई बार कंजंक्शन में ये बात बताई थी कि ये अनटिल किस लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अनलेस का यूज कब होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अनलेस, और पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अनटिल। मैं तुम फेल हो जाओगे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां मेहनत को दर्शाया गया, मतलब एक्शन है, तो अनलेस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम बैक, ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट करना, और इसलिए यहां पर प्यारे बच्चे अनटिल का प्रयोग होगा। सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अनटिल। तो ये बताओ, यहां जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे मैं इंतजार करूंगा। इंतजार किस में होता है, अनलेस में या अनटिल में? 100% फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। यदि कंडीशनल का एबीसीडी भी पढ़ा है तो गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 16वां क्वेश्चन, 16वां। आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो। मैं हिंदी कर रहा हूं दोबारा से, चाहे बारिश हो या ना हो, मैं कल पार्टी देने जा रहा हूं। समझना मैं क्या कह रहा हूं। एडवर्ब पढ़ी होगी तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, रट्टा मारने वाली बात अलग है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, प्लीज समझना। वेदर इट रेन्स और नॉट, शायद सुना हो, और नॉट, वेदर इट रेन्स और नॉट। तुम अब अक्सर बोलने में क्या कहते हो, स्पोकन में, भाई बारिश हो चाहे ना हो मैं कल पार्टी देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पार्टी टुमारो, आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो। ये अक्सर बोला जाता है और लोग इसको कहेंगे कि ये सही है, लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है। इसको मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर सकता क्योंकि एडवर्ब का इन्वर्जन फॉर्म पढ़ाना पड़ेगा मुझे पहले, एडवर्ब का इन्वर्जन फॉर्म, और शायद आप सभी ने पढ़ा भी है, तो उन बच्चों की समझ में आएगा। कभी भी इस सेंटेंस को इस तरह से आए, कोई भी सेंटेंस हो, जब आपको उसका ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी और साथ में अफर्मेशन दोनों एक साथ दर्शाने हो, तो याद रखिएगा एडवर्ब का इन्वर्जन फॉर्म का मतलब है कि वेदर के साथ में आपको ऐसे नहीं कहना है कि वेदर इट रेन्स, दोबारा से नॉट नहीं कहना है। वैसे अक्सर ये किताबों में मिल जाएगा। रेन एंड मार्टिन एक किताब है भाई, रेन एंड मार्टिन, ये तुम एक्चुअल में ग्रामर सीखना चाहते हो, रेन एंड मार्टिन और पीबी रेन एंड मार्टिन की किताब है जो 10th क्लास में चलती है। लोग इसको इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये क्या पढ़ूंगा, ये तो 10वीं में चल रही है। भाई वो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और रेन एंड मार्टिन ने क्लियरली इसको गलत बोला है। कुछ लोग इसको सही कहेंगे और इसका सही क्या बनेगा, वेदर, समझना, और नॉट इट रेन्स, यही पहले नॉट आ जाएगा, वेदर और नॉट, तो वेदर के साथ और तुरंत आएगी नॉट लगेगा, और उसके बाद इट रेन्स, आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो, सी इज द राइट आंसर, 18 का थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भैया, 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, 19वां क्वेश्चन, दे वॉकड फास्ट, दे शुड मिस द ट्रेन। बहुत सिंपल है, कंजंक्शन का है। भाई तुम्हें तेज जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। बहुत सिंपल है, वाइल आ नहीं सकता, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। लेस्ट के साथ शुड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, एल्स हो नहीं सकता अकेला, वेदर के साथ और आती है। सो दे वॉकड फास्ट, बहुत तेज वो गए, अनटिल अनलेस नहीं, अनटिल अनलेस नहीं, जिससे कि दे शुड मिस द ट्रेन, जल्दी तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, और इसलिए यहां लेस्ट का प्रयोग होगा। लेस्ट के साथ शुड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, 20वां क्वेश्चन, इट स्मेल्ट वाइन, इट स्मेल्ट वाइन। बहुत सिंपल है, स्मेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्मेल्ट, स्मेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्यारे बच्चे स्मेल्ट, समझ लो बस। स्मेल के साथ दो प्रिपोजिशन आते हैं, इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कुछ यूज नहीं होता। स्मेल के साथ लाइक और दूसरा प्रयोग होता है ऑफ। इसे लिख लो भाई, गांठ बांध लो, नोट डाउन कर लो, दो ही प्रिपोजिशन है बस, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ लाइक है नहीं, यहाँ विद आ नहीं सकता, टू आ नहीं सकता, अबाउट आ नहीं सकता, दिस इज द राइट आंसर, ऑफ वुड बी द, ऑफ इज द करेक्ट और एक्यूरेट आंसर। सो इट स्मेल्ट ऑफ वाइन, ठीक है, दो ही प्रिपोजिशन आते हैं, लाइक एंड ऑफ, लाइक है नहीं, ऑफ लगाओ, हाँ ठीक है।
चलिए ओके, सो आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक सीरीज चल रही है, बहुत बेहतर तरीके से हम उसको करने वाले हैं। प्लीज आपको फॉलो करना होगा। बहुत जल्दी एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी विद मिनिमम ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज आपको आना है। 2 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं, 8 बजे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज वहां जाकर के सारे पीडीएफ और अपने डाउट्स रख सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।